हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपके देखिए हर एक पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 70-30 की रेशो है। और अगर इस 30 में से आप सर 20 से 25 भी स्कोर कर लेते हैं तो फिर पास होने के लिए आपको सिर्फ 20 नंबर की जरूरत होती है और आप बड़ी आसानी से देखिए पास हो सकते हैं। तो एमसीक्यू को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे और बहुत ही देखिए सिंपल एमसीक्यू आते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टेक्निकल एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो बड़ी ही आसानी से हम तैयारी कर सकते हैं और जो इंस्टीट्यूट देखिए क्वेश्चन रिलीज करता है वो तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी के सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, विद लॉजिक रीजनिंग के साथ समझेंगे किस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो देखिए आप लोगों के सामने है सर यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 77 से देखिए आपकी जो कहानी शुरू हो रही है ये इनडायरेक्ट टैक्स की शुरू हो रही है। इसके ऊपर के जितने भी 76 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके देखिए डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, यानी कि इनकम टैक्स से। इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ जीएसटी वाले पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है जी। तो 77 यानी कि हमारा जीएसटी का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या कह रहे हैं, हु इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर मैटर्स कंटेनिंग इन लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा संविधान है इसके अंदर जो शेड्यूल 7 है इसमें जो लिस्ट सेकंड बताई गई है, इस लिस्ट के हिसाब से कौन इंपावर है लॉ को बनाने के लिए। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरीके की लिस्ट आपको देखने को मिलती है। मैं आपको देखिए साथ साथ रीजनिंग बताता हुआ चलूंगा। लिस्ट नंबर 1 जो आती है, देखिए इसमें उन मैटर्स के बारे में लिखा गया है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकती है। देखिए यूनियन लिस्ट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर कवर इन दिस लिस्ट, यानी कि सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। इसी तरह बात करें अगर लिस्ट 2 की, तो यहां पर ये स्टेट लिस्ट है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि वो देखिए कानून को बना सकते हैं। इसी तरह देखिए आपकी लिस्ट 3 है जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, और यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही ये पावर दी गई है कि किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर आप यहां पर कानून बना सकते हो। तो हमसे देखिए क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछी गई थी सर वो ये कि कौन सी लिस्ट 2 के हिसाब से देखिए लॉ बनाने के लिए लायबल है या फिर मैं कहूं रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये सही आंसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट सही नहीं है, सेंट्रल बोथ ये भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव ये भी सही नहीं है। तो 77 का हमारे हिसाब से जो है ऑप्शन ए बनता है। तो आइए एक बार आंसर भी साथ साथ चेक करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आपके सामने यहां पर दिया गया है और इसका आंसर है स्टेट लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमने यहां पर देखा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को देखिए प्रैक्टिस करेंगे रीजन के साथ, लॉजिक के साथ समझते हुए। अगला क्वेश्चन है देखिए, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड आर्टिकल। भाई जीएसटी जो आप गवर्नमेंट लेकर आई, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे ये पावर मिली कि आप गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में लॉ बना सकते हो। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 101 अमेंडमेंट की गई थी और आर्टिकल 246A है जो कि गवर्नमेंट को ये पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद करने वाली ये चीज है, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर देखिए 246A है। और सर यहां पर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू साइमल्टेनियसली एम्पावर द सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट। 101वीं अमेंडमेंट थी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसकी मदद से गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है जी। और यहां पर देखिए आर्टिकल 246 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंपावर करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि वो लेवी कर सकती है और कलेक्ट कर सकती है जीएसटी, ठीक है जी। बहुत सिंपलीफाई में हमने एक और क्वेश्चन अपना समझ लिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सर, यहां पर आएंगे देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। अब यहां पर रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव का मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। क्यों रिग्रेसिव नेचर का कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहां पर आपकी इनकम क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सपोज एक पेन परचेस करना है और ये पेन मार्केट में अगर मैं कहूं कि 100 रुपीज का मिल रहा है और इस पर जीएसटी लगता है 18% के हिसाब से 18 रुपए, तो आपको 118 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अब आपकी इनकम क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक पर्सन को ये 118 रुपए का ही पड़ेगा। अगर कोई ज्यादा कमा रहा है उसको भी, कोई कम कमा रहा है उसको भी। तो यहां पर इसीलिए से कहा जाता है कि ये रिग्रेसिव इन नेचर है। लेकिन मैं बात करूं अगर इनकम टैक्स की, तो वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव क्यों है? कि सर आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव यहां पर जीएसटी तो नहीं है, इनकम टैक्स आपका प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया और ऑप्शन ए रिग्रेसिव इन नेचर आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। तो आइए आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जी हाँ, रिग्रेसिव इन नेचर फर्स्ट आपका यहां पर करेक्ट आंसर
हो जाता है। बहुत सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टाइप। कौन सा यहाँ पर देखिए जो टैक्स है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप नहीं है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, नन ऑफ द अबव आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही हो जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर अगर हम देखें तो जी हाँ, इनकम टैक्स और ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन सी आप इसको करेक्ट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल। इंपैक्ट और इंसिडेंस ये किसके ऊपर फॉल करता है, 1%, डिफरेंट पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पर इंपैक्ट और इंसिडेंस जो है वो अलग अलग पर्संस के ऊपर होता है। देखिए जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स का बर्डन आता है वो दूसरा पर्सन होता है, और जो व्यक्ति कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है वो दूसरा पर्सन होता है। अगर मैंने, जैसे कि आपने सपोज हमसे क्लासेस परचेस करी, तो आप क्लासेस की फीस के ऊपर जीएसटी पे करते हो, तो इसके जो बर्डन आया वो आप लोगों के ऊपर आया है, लेकिन कंप्लायंस को पूरा कौन करेगा, सर सप्लायर पूरा करेगा, और वो आगे गवर्नमेंट तक पे करेगा। ठीक है जी, इसीलिए तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो यहां पर देखिए जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स की हम बात कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग अलग पर्संस के ऊपर होता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा, या मैं कहूं बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, डिफरेंट पर्सन। तो आइए 81 का आंसर चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंट पर्सन सेकंड हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत ही सिंप्लीफाई में हमने समझ लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82, लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मे लीड टू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो सर नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लेक्शन भी गलत है, डिफ्लेशन भी गलत है, इन्फ्लेशन बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ये पेन 100 रुपीज़ का मिल रहा है, इस पर जीएसटी लग रहा है 18%, तो कीमत कितनी हो गई, 118 रुपये। तो इससे क्या हुआ, देखिए इससे महंगाई बढ़ रही है। क्या कभी कीमतें कम होती हैं टैक्स लगा देने से? नहीं सर, कीमतें तो और बढ़ती हैं। सब्सिडी वगैरह दोगे तो आपकी देखिए चीज़ कीमत कम होगी, फिर उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वहां पर डिफ्लेशन है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है आपका करेक्ट आंसर है 82 का। तो आइए चेक कर लेते हैं सर, 82 का आंसर इन्फ्लेशन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। वेरी वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, क्या कह रहा है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स आर डेल्ट बाय सीबीआईसी, सीबीडीटी, एनआईसी, यूजीएस। अब देखो सर, जो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करती है, इसको गवर्नमेंट मैनेज करने के लिए किस तरीके से लॉ बनाना है, क्या अमेंडमेंट लेकर आनी है, किस तरीके से हम लॉ के अंदर R&D करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, कहीं कुछ कमी है, लूप होल्स है तो उसको कवर अप करेंगे, ये सारा काम देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम करते हैं। तो सीबीआईसी यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिबल है किस तरीके से देखिए टैक्स को बनाना है, डील करना है। सीबीडीटी आपका देखिए डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड बात करता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। एनआईसी, यूजीसी, ये यहाँ पर बिल्कुल भी गलत आंसर है। तो तीनों ही गलत हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है 83 का। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। जी हाँ, 83 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। कितने आसान देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, इन प्री जीएसटी रिजाइम एक्साइज ड्यूटी हैज बीन लेविड बाय डैश एंड डैश गवर्नमेंट वेयर एज वैट हैज बीन लेविड बाय डैश स्टेट गवर्नमेंट ऑन गुड्स। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग एरर है। इंस्टीट्यूट ने जब रिलीज किया तो यहाँ पर उन्होंने आंसर ही लिख दिया है, यहाँ पर स्टेट नहीं आना चाहिए था। ठीक है जी। तो देखिए जो प्री जीएसटी रिजाइम है, यानी कि जीएसटी से पहले का जो समय था, यहाँ पर देखिए एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, और जो वैट कलेक्ट करती थी ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने स्टेट लिख ही दिया है। ठीक है जी। तो अगर आप चेक करें तो सेंट्रल स्टेट, स्टेट सेंट्रल, सेंट्रल सेंट्रल, स्टेट स्टेट, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और आपका ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है 84 का। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं 84 का। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, सेंट्रल और स्टेट। तो इस तरीके की टाइपिंग एरर देखिए हो जाती है, लेकिन हाँ उम्मीद मत करना कि पेपर में आपको इस तरीके का टाइपिंग एरर देखने को मिले कि आंसर ही लिख दिया गया हो। ठीक है जी, यहाँ पर हो सकता है कि ऐसी गलती हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मीन्स। देखिए कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। जो पुराना देखा हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, वहां पर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के बताऊं, सॉफ्टवेयर एक ऐसी देखिए प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर जीएसटी सर्विस टैक्स भी लग जाता था और वैट भी लग जाता था, क्योंकि ये चीज़ वहां पर क्लियर नहीं थी कि इसको सॉफ्टवेयर को हम गुड्स ट्रीट करें या सर्विस ट्रीट करें। तो जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने इस तरीके जहां पर देखिए कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था, उसको खत्म किया है। तो कास्केडिंग का मतलब होता है जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि आपको मैंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताया, उसके ऊपर
वैट भी लग गया और फिर उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लग गया, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है जब, तो उसे कहते हैं, तो टैक्स ऑन गुड्स नहीं, ऐसा नहीं है, इसे कास्केडिंग इफेक्ट नहीं कहते हैं। टैक्स ऑन सर्विस, इसे भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं कहते हैं। टैक्स ऑन टैक्स करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का। तो टैक्स ऑन टैक्स और थर्ड ऑप्शन आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 86, हु इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर मैटर्स कंटेनिंग इन लिस्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखिए लिस्ट दिखाई थी, इसमें बताया गया था कि जो लिस्ट 1 है, इसमें जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, यहां पर केंद्र सरकार देखिए जो है अधिकार रखती है लॉ बनाने का। तो सर यहां पर हमें क्लियरली पता लग गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां है, सर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गलत हो गया, नन ऑफ द अबव भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। तो आइए 86 का आंसर भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं। ये आंसर देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ आंसर्स के अंदर मिस्टेक भी है, तो वो चीज भी वेरीफाई हो जाएगी। और जब हम देख लेते हैं कि सर हाँ इंस्टीट्यूट की फाइल से पढ़ रहे हैं, उसके आप आंसर हमें दिखा रहे हो, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक बिलीव जो है स्टैब्लिश हो जाता है। इसीलिए यहां पर देखिए ये इंस्टीट्यूट की फाइल को ही मैं डायरेक्टली लेकर आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है जी। ये मत समझना कि ये एमसीक्यूज हमने ड्राफ्ट किए, नहीं सर, इंस्टीट्यूट ने देखिए ये एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए हैं। आप देख पा रहे होगे कि इंस्टीट्यूट का लोगो भी लगा है फाइल के ऊपर, ठीक है जी। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से करना चाहे वहां से आपको मिल जाएगा। हम भी देखिए इसको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो लिंक के मीडियम से आप लोग भी डाउनलोड कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, द आइटम्स विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड न्यू जीएसटी इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एक्ट। कौन सा ऐसा आइटम है जिसके ऊपर देखिए पुराने लॉ के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी और आज के जीएसटी के हिसाब से जीएसटी भी लग रहा है। तो देखिए हमने जब चार्ज अंडर जीएसटी जब उठा था तो वहां पर कुछ ऐसे आइटम देखे थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा था कि जीएसटी नहीं लगेगा। कौन से ऐसे आइटम से, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, आपका नेचुरल गैस हो गया, ठीक है जी, मोटर स्पिरिट हो गया, डीजल हो गया जिसे हम हाई स्पीड डीजल भी कहते हैं, और इसके अलावा हमने क्या बात पढ़ी थी, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल हो गया। इन पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन टोबैको मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बताया था जिसपे एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी आज की डेट में लग रहा है, और इसका रीजन ये है कि ये डीमेरिट गुड्स हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा देखिए जो लोग हैं उनकी पहुंच से ये बाहर हो, क्योंकि जितना ज्यादा महंगा मिलेगा उतना कम लोग कंज्यूम करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी भी जो है डबल टैक्सेशन कर रही है। तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स देखिए ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज लॉ यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी लगती है। नेचुरल गैस जीएसटी पे नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके ऊपर आज भी वैट लग रहा है, मोटर स्पिरिट पेट्रोल इसके ऊपर भी देखिए आज भी आपका पुराने टैक्सेशन सिस्टम में ही ये टैक्सेबल है। कारण यहां पर इन तीन चीजों का कि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत हैवी अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्शन होता है, तो आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए इसको जीएसटी के दायरे में अभी तक नहीं ला पाए हैं गवर्नमेंट। इन फ्यूचर हो सकता है कि जीएसटी आपको देखने को मिल जाए, चांसेस हालांकि कम है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 87 का करेक्ट आंसर है। तो आइए ऑप्शन नंबर थर्ड 87 क्वेश्चन का, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लॉजिक समझना यहां पर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉजिक नहीं समझेंगे, सिर्फ मगअप करने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इंस्टीट्यूट अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के भी देगा तो आप आंसर कर लेंगे। इसीलिए मैं हर एक देखिए पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑप्शन को। चलिए, हु इज द चेयरमैन एंड हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है इसका चेयरमैन और हेड कौन होता है, तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं हमारे, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो देखिए इसके हेड और चेयरमैन होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है। क्या राष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय जीएसटी काउंसिल, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जी वो यहाँ पर होते हैं। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं 88 का। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आईजीएसटी एक्ट 2017 एक्सटेंड टू दी। तो देखिए आज की डेट में जो आपका आईजीएसटी एक्ट है ये पूरे भारतवर्ष पे लगता है। आपने कुछ लॉज के अंदर पढ़ा होगा कि एक्सेप्ट जेएंडके, अब ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने जेएनके को भी इंक्लूड कर दिया। तो आज की डेट में जो आपका आईजीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट है, ये पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। तो होल ऑफ इंडिया जहां लिखा है यानी कि ये रहा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, गलत बात है। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, गलत बात है। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 89 क्वेश्चन का। तो 89 का होल ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी सिंपल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से हैं? तो पहला बेनिफिट दिया इन्होंने, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो देखिए, गवर्नमेंट वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी को लेकर चलना चाहती थी और जीएसटी लॉ को जब लेकर आ रहे थे, और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पूरे देश के अंदर एक ही टैक्सेशन सिस्टम हो। ठीक है जी। तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब कि एक जैसी मार्केट हो। जैसे कि सपोज अगर आपको ये पेन परचेस करना है तो आप इसको जेएंडके में परचेस करो, कन्याकुमारी में परचेस करो, मध्य प्रदेश में परचेस करो, गुजरात में परचेस करो, या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में परचेस करो। आप भारतवर्ष में कहीं पर भी इसको परचेस करोगे, सेम जो है जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है स्टेट वाइज बदलता रहेगा, अलग अलग रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है जी। टैक्स पेमेंट का प्रोसीजर सेम रहेगा। रिटर्न फाइलिंग के लिए सेम फॉर्म्स होते हैं। तो गवर्नमेंट यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना चाहती थी। ठीक है जी। तो ये एक बेनिफिट जो है जीएसटी का है। ठीक है जी। दूसरा बेनिफिट इन्होंने क्या कहा? बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। क्या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लाई थी? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और जीएसटी देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर जीएसटी से मेक इन इंडिया के बारे में कोई ऐसा बेनिफिट इसका ये नहीं है, डायरेक्टली लिंक नहीं है। ठीक है जी। रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स का देखिए कंप्लायंस बर्डन कम हो गया। तो जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट था। यूनिफाइड नेशनल मार्केट का देखिए मतलब ये होता है कि आप एक जैसी मार्केट बनाना चाहते हो, लेकिन ये एक जीएसटी का फीचर है, ये बेनिफिट नहीं है, समझना इस बात को। और मैं कह रहा हूं कि कंप्लायंस का बर्डन कम हो गया तो ये बेनिफिट हो गया। ये यहां पर देखिए जीएसटी का बेनिफिट हो गया। कंप्लायंस का बर्डन कम कैसे हो रहा है? सर आपको, मैं बात करूं अगर पुराने लॉ की, तो आपको वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है। अब आपको सब में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सबकी अलग अलग रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी, टैक्स पेमेंट की डेट होगी। तो कंप्लायंस बहुत ज्यादा थी। अब हमने क्या कर दिया जीएसटी के अंदर, सर आपकी जो रिटर्न फाइलिंग होगी वो जीएसटी के अंदर होगी, चाहे गुड्स की सप्लाई करो, चाहे सर्विसेज की करो, चाहे बोथ की करो। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस का बर्डन कम हो रहा है ना, ये बेनिफिट है। सर यहां पर यूनिफाइड मार्केट बनाना ये आपका क्या है? ये बेनिफिट नहीं है, ये फीचर है जीएसटी का। ठीक है जी। इसके बाद बियॉन्सी टू दी गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो देखिए गवर्नमेंट ये जब लॉ बनाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड पे ये रहता है कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी होती है कि कंप्लायंस का बर्डन जो है वो सिंपल रहे, बेनिफिट कम रहे। तो यहां पर अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है जी। कई बार आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाए कि यार इसमें से बेनिफिट कौन सा है। ठीक है जी। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको लेना होता है। ठीक है जी। तो यहां पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का। तो 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ, तो रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी। तो एक अच्छा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, क्योंकि जहां पर हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती है, बच्चे कह देंगे सर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट ये एक जीएसटी का बेनिफिट है, तो आप इसे बेनिफिट उस क्लैरिटी में नहीं कह सकते हो, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये एक फीचर है। ठीक है जी। बेनिफिट कहा जा सकता है लेकिन उतना नहीं जितना हम इस ऑप्शन को यहां पर करेक्ट कह सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा मैं जूम और कर देता हूं ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी देखिए प्रॉपर रहे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 91। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के अंदर मर्ज किए गए? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये बात ठीक है। देखिए गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, वैट को मर्ज करना चाहती थी। ठीक है जी। लेकिन एक्साइज ड्यूटी आज की डेट में भी कहीं ना कहीं लग रही है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये एक्साइज ड्यूटी वाली लाइन काट देना, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी। कौन कौन से देखिए टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर मर्ज किए गए हैं? सबसम का मतलब होता है तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए
सेल्स टैक्स, वैट और एक्साइज ड्यूटी, इन तीनों को ही गवर्नमेंट ने मर्ज किया है। ठीक है जी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट पहले लगा करते थे अलग अलग क्योंकि सिस्टम था। ठीक है जी, सर्विस टैक्स था, तो गवर्नमेंट ने इन सबको ऐड कर दिया गया है जीएसटी के अंदर, इसीलिए ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कस्टम ड्यूटी देखिए अभी भी एक ऐसा लॉ है जो अलग से चल रहा है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, और वो आपका लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केसेस में। ठीक है जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया हैज चूजन डैश मॉडल ऑफ ड्यूल जीएसटी। देखिए जो हमारा देश है यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर देखिए केंद्र सरकारें काम करती हैं, फिर राज्य सरकारें काम करती हैं, फिर स्थानीय निकाय जिसे म्युनिसिपैलिटी कहते हो आप, पंचायत कहते हो, ये लोग काम करते हैं, और इन सभी को काम करने के लिए पैसे की जरूरत है जो कि गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में लेती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ड्यूल सिस्टम है, ठीक है जी, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये ड्यूल सिस्टम हमने किस देश को देखकर लिया है, तो कैनेडियन देखिए सिस्टम है जिसको देखकर हमने ये लिया है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं फ्रांस वो पहला देश था जिसने जीएसटी को जो है इंप्लीमेंट किया था। तो आइए 92 का हम ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे हिसाब से थर्ड है, तो क्या है जी 92 का, और ये कैनेडियन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हमने समझ लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वाज 80th, 101st, 122 और नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 101st अमेंडमेंट करके जो है जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल सा देखिए जी आपका ये था। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड। अब ये मैंने आपको बताया कि टैक्स ऑन टैक्स को हम क्या कहते हैं, तो सर इसे कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है, तो टैक्स कास्केडिंग कहते हैं इसे। ठीक है जी, बाकी जितने भी टैक्स इवेजन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन या टैक्स पैरामीडिंग, ये आपका यहाँ पर नहीं है। तो 94 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 94 टैक्स कास्केडिंग इसे कहा जाता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना टैक्स ऑन टैक्स को हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 95। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूटी जीएसटी एप्लीकेबल व्हेन। यूटी जीएसटी आपका कब लगता है, तो सर यूटी जीएसटी कब लगेगा, जब आप देखिए सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी कर रहे हो, गुड्स आर परचेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स परचेज कर रही है तब यूटी जीएसटी लगता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रांजैक्शन जो हमारी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट होती हैं, और इसके बेसिस पे डिपेंड होता है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा या यूटी जीएसटी या आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है, जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर हो या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, तब आपका सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है। ठीक है जी, सोल्ड फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, तो ये आपका देखिए जब बदल जाती है तो आईजीएसटी चार्ज होता है। तो यहां पर ये नहीं है, देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई। यहां पर क्या कहा कि ये आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने जो आपको आंसर दिया 95 का, तो यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है देखिए देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई, और जब आपका देखिए इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो जो टैक्स चार्ज होता है उसे हम आईजीएसटी कहते हैं, यूटी जीएसटी नहीं कहते। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जब यहां पर पूछा तो उन्होंने क्या लिखा, यूटी जीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन। तो यूटी जीएसटी कब लगेगा, अगर ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है। ठीक है जी, और जिस जगह पर प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, वहां समझना ध्यान से, जब प्लेस ऑफ सप्लाई है वहां पर, जैसे कि मैं बात करूं अगर पुडुचेरी के अंदर हो रही है सप्लाई, तो जब बिल बनेगा, सपोज अगर 1 लाख रुपए की सप्लाई हुई, उस पर जीएसटी का रेट जो है वो 18% है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% तो वहां पर सीजीएसटी 9% और यूटी जीएसटी 9% होगा। तो वो किस तरीके की ट्रांजैक्शन हो गई, वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो गई। तो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई, ये आंसर यहां पर करेक्ट नहीं है। हाँ, इसका ऑप्शन ये हम कह सकते हैं कि इन गिवन ऑप्शंस में से ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी से सेल की गई है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए मिस्टेक है, मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर यहां मिस्टेक दी गई है, तो ये वाला आंसर हमारे हिसाब से ठीक नहीं है कि इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर आप यूटी जीएसटी चार्ज करोगे। ठीक है जी, और सोल्ड फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर, तो यहां भी आईजीएसटी लगेगा, मैंने आपको बता दिया है। तो इन दोनों ही केसेस में आईजीएसटी लगेगा। हाँ, अगर इंस्टीट्यूट यहां पर लिख देता देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई, तब हम कह सकते थे कि हाँ इस ऑप्शन को आप यहां पर मान सकते थे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो अभी तक के हिसाब से जो ऑप्शंस गिवन है इसमें ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड।
देखिए संविधान के किस आर्टिकल की मदद से जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है, स्थापित किया गया या उसकी स्थापना की गई है? तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 279A है जिसने जीएसटी काउंसिल को बनाया है या पावर दी है। सर आर्टिकल 246A भी दिया हुआ है, तो आर्टिकल 246A के अंदर गवर्नमेंट को पावर मिली कि आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी, मैंने देखिए आपको यहां पर ये चीज बताई थी कि आर्टिकल 246 आपको इंपावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप टैक्स लगाओ और कलेक्ट करो। कहीं पर यह नहीं लिखा कि यहां पर जीएसटी काउंसिल को बनाया गया। जीएसटी काउंसिल को बनाने की जब बात आती है तो आर्टिकल 279A की मदद से बनाया गया था। तो 246, 246A और 265 यहां पर गलत है। आइए आंसर भी चेक कर लेते हैं 96 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 96, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? 279A और थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? जीएसटीन इज, तो जीएसटीन का पूरा नाम है देखिए आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीन जो है ये क्या है? 51% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़, 50% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव जो आपका आंसर है वो गलत है। देखिए 51% भी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की इसके यहाँ पर नहीं है इस कंपनी के अंदर, लेकिन जब ये बनी थी तब 50% देखिए शेयर होल्डिंग थी, क्योंकि वहां पर देखिए इक्वल शेयर होल्डिंग थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन आज की डेट में ये 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो कि 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल के साथ बनाई गई है और ये सेक्शन 25 के अंदर बनाई गई कंपनी है। आइए इसकी रीजनिंग भी देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 2023 एज अ सेक्शन 25 कंपनी, 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? तो सर आपने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए पढ़ा है जिसमें का लिखा हुआ है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है जी, in form of sale, transfer, barter, exchange, rental, license, lease, dispose, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो यहाँ पर all of the above देखिए सेल, ट्रांसफर, बार्टर तीनों ही आ गए, तो all of the above ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। तो जी हाँ, all of the above फोर्थ आपका करेक्ट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ देख रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस? ना ही आप उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, ना ही आप उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे। सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में आप लोगों ने हमारे साथ शेड्यूल 3 पढ़ा था जिसको हम नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं, और यहाँ वो एक्टिविटीज बताई गई हैं जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इसमें पहला ऑप्शन है, दूसरा है लीज ऑफ लैंड, तीसरा है रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता है गलत। रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है, लीज ऑफ लैंड भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है, शेड्यूल 2 ये बात बताता है। लेकिन अगर आपने लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है तो उसके ऊपर देखिए स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, और ये जीएसटी में नहीं आता। ये हमने नेगेटिव लिस्ट के अंदर पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1 या मैं कहूं ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 99 का। तो आइए जरा चेक करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100? गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग डैश इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉयर अपने एक एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है जो कि एक्सीड नहीं करते हैं डैश अमाउंट से, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सर यहाँ पर कितनी लिमिट है बताइए जरा? 50,000 की। एक एम्प्लॉयर अपने एक एम्प्लॉय को 50,000 तक की अगर एक साल में गिफ्ट देता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता। ठीक है जी, शेड्यूल 1 के अंदर हमने बात पढ़ी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ गलतियां भी हैं जैसा कि आपको मैंने दिखाया। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 आपका सेक्शन 8 के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ होटल प्रोवाइड्स अ 4 डे 3 नाइट पैकेज विद अ फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट। एक होटल है, वहां पर आप 4 दिन 3 रातों का पैकेज ले सकते हो और इस पैकेज के अंदर जो फैसिलिटी आपको मिलेगी वो ब्रेकफास्ट की मिलेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है दिस इज अ डैश मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, बोथ मिक्स एंड कॉम्पोजिट सप्लाई, नन ऑफ द अबव।
तो आप इसे किस तरीके से ट्रीट करोगे। तो सेक्शन 8 के अंदर देखिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बताई हैं कि कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई दो तरीके की आपकी सप्लाई होती है। कॉम्पोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जब दो आपस में सप्लाई इस तरीके से जुड़ी हो कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और अगर आप अलग करते हो तो सप्लाई इफेक्ट कर जाएगी, और उसमें से एक जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है। अब अगर मैं होटल अकोमोडेशन की बात करूं तो यहां पर जो मेन सर्विस होती है आपकी वो अकोमोडेशन की होती है, लेकिन इसके साथ जो आप ये ब्रेकफास्ट दे रहे हो, ठीक है जी, ये जुड़ी हुई है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। और आप इसे अलग कर भी सकते हो, देखो मान लो कि आप होटल में जाओ और आप कहो कि सर हमें ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, तो आपके ऊपर है आप करो या ना करो। लेकिन ये जो सप्लाई है, देखिए मोस्ट ऑफ द होटल इंडस्ट्री के अंदर एक इस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो इसी तरीके की होती है कि आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, कुछ केसेस में डिनर भी दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट और डिनर आप हमारे पास कर सकते हो, लंच आप देखिए बाहर घूमने जाएंगे तो बाहर करेंगे। तो यहां पर ये जो सप्लाई है इसका नेचर जो है सेक्शन 8 के हिसाब से कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई बोथ या नन ऑफ द अबव नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी होटल है, होटल इंडस्ट्री पूरी, वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करती है। ठीक है जी। तो इलिस्ट्रेटिव देखिए एग्जांपल्स गवर्नमेंट ने बताए थे कि ये चीजें आप चेक करोगे कंपोजिट और मिक्स डिसाइड करने के लिए। कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि आप बता दो कि ये कंपोजिट है। बेसिक सी कुछ बातें जरूर हैं, जैसे कि आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग करोगे तो सप्लाई इफेक्ट कर जाएगी, है ना, इस तरीके की। तो आइए आंसर भी चेक कर लेते हैं 101 का। तो कंपोजिट सप्लाई, ठीक है जी, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मिक्स सप्लाई। तो सप्लाई इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट, क्या ये इसेंशियल एलिमेंट है? जी कह सकते हैं। सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ बट इज नॉट नेचुरली बंडल। तो जी हाँ, ये एक बहुत मेन बात है मिक्स सप्लाई की। सप्लाई इज मेड फॉर अ सिंगल प्राइस। तो जी हाँ, मिक्स सप्लाई के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऑप्शन 4 कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों बातें बताई गई हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं मिक्स सप्लाई की नेचर की आती हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सर बड़ा ही आसान है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच टाइप ऑब्लिक टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल। अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स, तो देखिए इंपोर्ट के केस में आपका आईजीएसटी लगता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है जी, बाकी सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी बहुत ये नहीं लगता है। तो आप सीधा इसका आंसर चेक करेंगे तो आईजीएसटी लगता है। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा देखिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द डैश ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसिपिएंट सप्लायर, पार्टली बाय द रिसिपिएंट और पार्टली बाय द सप्लायर, नन ऑफ द अबव। तो सर रिवर्स चार्ज के अंदर हमने क्या बात पढ़ी थी कि जो कंप्लायंस का बर्डन है वो भी रिसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। टैक्स का बर्डन तो रहता ही रहता है उसके ऊपर, लेकिन रिवर्स चार्ज में कंप्लायंस का भी बर्डन आ जाता है। आप लोगों ने मेरे साथ चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर ये सारी कहानी सुन रखी है। कुछ सर्विसेज बताई गई हैं, कुछ गुड्स बताए गए हैं जो आरसीएम के अंदर आते हैं। तो रिसिपिएंट पे करता है, ये सही है। बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो गलत है। तो 104 का फर्स्ट आपका देखिए आंसर है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, रिसिपिएंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज लेविएबल इन एक्सेप्शनल केसेज। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि कब एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोविड के दौरान हुआ, गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी, इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस के रेट्स में कमी करी और बहुत जगहों पर चेंजेस किए गए। तो जब भी कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है और गवर्नमेंट को जल्दी से एग्जेम्पशन लेकर आनी होती है, तो गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन स्पेशल ऑर्डर की मदद से गवर्नमेंट जो है लेकर आती है, नोटिफाई करती है। लेकिन नोटिफिकेशन में देखिए क्या होता है कि ऑफिशियल गजट में आप डालोगे तो वहां पर एक लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए जैसे कि कोविड के दौरान, तो गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर की मदद से लेकर आती है। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर आंसर करेक्ट नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं 105 का आंसर। और जी हाँ, स्पेशल ऑर्डर की मदद से गवर्नमेंट लेकर आती है। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो एग्जेम्पशन चैप्टर से दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन एंड मैनेज बाय अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 शैल बी एग्जेम्प्ट इफ। तो देखिए अगर रिलीजियस प्लेस के अंदर कोई प्रेमाइस, जैसे कि शॉप होती है, वहाँ पे प्रसाद की दुकानें होती हैं, फूल की दुकानें होती हैं, ठीक है जी, धर्मशाला होती है और आपका ओपन एरिया होता है, कोई हॉल होता है, वो ये सब चीज़ें अगर मंदिर परिसर के अंदर है और सर जो मंदिर की ट्रस्ट है वही इन सब चीज़ों को मैनेज करती है, तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी है। किस तरीके से? अगर शॉप की बात करें तो जो शॉप का किराया है वो 10,000 रुपये पर मंथ से कम होना चाहिए।
अगर आप ओपन एरिया है, कोई आप रेंट पे देते हो, तो वहाँ 10,000 रुपये पर डे से कम होना चाहिए, और अगर धर्मशाला है तो वहाँ पर 1,000 रुपये से कम होना चाहिए। तो 999 तक की एग्जेम्पशन है। आप अगर 1,000 10,000 पे गए तो वहाँ पर आपको GST पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एग्जेम्प्ट कब होगा, इफ रेंटिंग ऑफ रूम वेयर पर डे चार्जेस आर लेस देन ₹1,000। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे, रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर अदर स्पेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस पर मंथ आर लेस देन 10,000 रुपीज। तो जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल और ओपन एरिया वेयर चार्जेस पर डे आर लेस देन 10,000। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इन तीनों ही केसेस में एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चे देखिए अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 1,000 10,000 देखते ही वो एग्जेम्पशन पॉइंट कर देते हैं। नहीं, 1,000 10,000 के ऊपर टैक्सेबल है, इससे कम होना चाहिए, इस बात को आपको पकड़ के चलना है। ठीक है जी, तो 106 का आंसर हमारा जो है वो डी रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव यानी कि फोर्थ। चलिए, बहुत ही सिंपली वे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द मैन्युफैक्चरर इज नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। पान मसाला, आइसक्रीम, टॉपिकल एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट, ऑल ऑफ द अबव। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में देखिए हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, टोबैको, पान मसाला प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, आपका एरिटेड वाटर हो गया, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स। अगर आप इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप इनकी ट्रेडिंग करते हैं तो आप एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो पान मसाला, आइसक्रीम, टॉपिकल एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट, ये सारे ही अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है मैन्युफैक्चरर के केस में। तो आइए 107 का आंसर चेक करते हैं। तो सर ऑल ऑफ द अबव आपका देखिए यहां पर आंसर हो जाता है पॉइंट नंबर 4 इसका, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है जी, चलिए अगला जो क्वेश्चन है सर टाइम ऑफ सप्लाई से आ रहा है। क्या कह रहा है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज शैल बी। तो सर गुड्स के केस में अगर फॉरवर्ड चार्ज का केस है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, हमने आपको क्लास में क्या बताया था कि सर 3 डेट्स देखनी होती हैं। कौन कौन सी, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31 एंड डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट की बात करूं तो अमाउंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर हमें लेना होता है। ठीक है जी, और अगर फॉरवर्ड चार्ज का केस है, गुड्स की सप्लाई हो रही है तो और आप एडवांस रिसीव कर रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे पास इफेक्टिवली 2 डेट्स आ जाती है, कौन सी, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो हम यहाँ पर इन दोनों में से जो भी डेट पहले आती है वो देख लेंगे। तो the date of actual issue of invoice by the supplier पूरी तरीके से ठीक नहीं है। The last date on which he is required to under section 31 subsection 1 to issue the invoice with respect to the supply। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। The date on which the supplier receives the payment in respect of the supply। तो एडवांस पे तो टैक्स लगता नहीं है, ठीक है जी। और अगर एडवांस नहीं है तो आपको पेमेंट मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो जो पेमेंट है इन दोनों डेट्स के बाद होगी। ये हो गई आपकी डेट ऑफ इनवॉइस, ये हो गई डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के अंदर ए एंड बी विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि एडवांस पे टैक्स नहीं लगता फॉरवर्ड चार्ज में अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। ठीक है जी, ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, सेक्शन 12 के अंदर पढ़ी थी CGST एक्ट में। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर कलेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 4। तो आओ जरा देख लेते हैं। तो जी हाँ, ये देखिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बहुत ही देखिए आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी रिजेक्टेड इफ। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर है सेक्शन 15। क्या कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको रिजेक्ट कर देनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। कब, द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या बात कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, जिसमें हमने क्या बात पढ़ी थी कि सर जो सप्लायर एंड रिसिपेंट है दे आर अनरिलेटेड पर्सन प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लेंगे, वहां पर वैल्यूएशन रूल लगते हैं जो आपने पढ़े हैं हमारे साथ। तो जो ये बात है ये बिल्कुल ठीक है, बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट फॉर द सोल कंसिडरेशन। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ये बात अभी तक के हिसाब से ठीक है। प्रोडक्ट आर सोल्ड एट अ वेरी लो मार्जिन, हाँ ये बात भी ठीक है कि आपने बहुत लो मार्जिन पे सेल करा है। इसके साथ साथ मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज ग्रेटर देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। आप उसको जो बेचते मार्केट के अंदर आप ज्यादा में बेच सकते थे लेकिन आपने कम में बेचा है,
तो इन तीनों ही सिचुएशन में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लेते हो और आप वैल्यूएशन रूल्स की तरफ जाते हो। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन डी जो है हमारा हमें करेक्ट आंसर लग रहा है 109 का। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। हो गया ना गलत, मुझे भी लग ही रहा था ये गलत है। इस वाले क्वेश्चन को कट कर देना, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी रिजेक्टेड इफ, कह रहे हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। कब? तो देखिए इसके लिए आपको याद होना चाहिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ये सेक्शन क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। कब हो जाएगी? हमने क्या बात पढ़ी थी यहां पर कि जो सप्लायर और रिसिपिएंट है वो अनरिलेटेड पर्सन होने चाहिए। दूसरी बात, प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लोगे, वहां पर आप वैल्यूएशन रूल्स निकालोगे। तो सर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो जी हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर बायर और सेलर देखिए नॉट रिलेटेड होते और प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन होता तब वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू होती, लेकिन इन्होंने कहा है कि रिजेक्ट कर दोगे आप, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानोगे। तो यही बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेंगे। प्रोडक्ट आर सोल्ड एट अ वेरी लो मार्जिन। अब जरूरी नहीं है कि आप देखिए लो मार्जिन पे सेल कर रहे हो तो आप वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई को ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लोगे। कई बार देखिए होता है कि जो सप्लायर है वो बहुत लो मार्जिन पे सेल कर देता है कस्टमर बनाने के लिए, तो यहां पर ये चीज गलत है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज ग्रेटर देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है जी, आप कम प्राइस में बेच रहे हो कस्टमर बनाने के लिए अगेन, तो ऐसा हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव भी आपका गलत हो जाता है। तो यहां पर देखिए जब बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन है और प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यूएशन रूल रखते हैं और आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानते हैं। तो हमारे हिसाब से जो ऑप्शन ए है वही यहां पर करेक्ट आंसर है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं 109 का। तो सर ऑप्शन नंबर 1 वेयर बायर एंड सेलर आर रिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन। आई होप आप लोगों को बात समझ में आती है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 ये बात बताते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इन केस ऑफ गुड्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, आपने गुड्स को फ्री सैंपल की फॉर्म में डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं, रिसिपेंट कैन क्लेम आईटीसी, रिसिपेंट आईटीसी क्लेम कर सकता है। सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी, सप्लायर आईटीसी क्लेम कर सकता है। सप्लायर कैन नॉट क्लेम आईटीसी, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इफ वैल्यू इज मोर देन ₹1000। तो सर एक बात समझना, अगर आपने फ्री सैंपल में गिफ्ट बांटे हैं तो इसका मतलब सामने वाले से आपने कुछ पैसा नहीं लिया रिसिपेंट से। जब आपने रिसिपेंट से कुछ पैसा ही नहीं लिया तो क्या रिसिपेंट आईटीसी क्लेम कर लेगा? उसने तो टैक्स पे ही नहीं करा, तो रिसिपेंट आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। दूसरी बात इन्होंने कही कि सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी, सप्लायर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब सर सप्लायर ने तो बांटे हैं फ्री में, तो वो आईटीसी कैसे क्लेम करेगा? तो इन फ्री सैंपल वाले गुड्स को बनाने के लिए उसने कुछ इनपुट्स लिए होंगे इन फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसके ऊपर वो आईटीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, जरा अगर हम इस बात को एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से देखना। सपोज मिस्टर ए हैं, इन्होंने फ्री सैंपल बांटे, ठीक है जी, और ये कितने थे, सपोज इन्होंने 10,000 यूनिट्स बांट दी फ्री में। ठीक है जी, अब इन 10,000 यूनिट को बनाने के लिए इन्होंने कुछ रॉ मटेरियल लिया होगा, कुछ सर्विसेज ली होंगी। ठीक है जी, अब इसके ऊपर इन्होंने कुछ टैक्स पे करा होगा अपने सप्लायर को। सपोज ये लिया इन्होंने मिस्टर ए से, ये लिया इन्होंने मिस्टर बी से, और यहां पर इन्होंने टैक्स पे करा था 10,000 रुपए, यहां पर पे करा था 5,000 रुपए। तो क्या मिस्टर ए को 15,000 का आईटीसी बनता है ना इनका, ये मिल जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या यहां पर 15,000 का आईटीसी आप अलाउ करोगे? तो सर आप आईटीसी अलाउ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बहुत ध्यान से समझना। गवर्नमेंट कहती है कि जो आईटीसी है इसका जो यूटिलाइजेशन आप करते हो ये किसके अगेंस्ट में करते हो? ओनली आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। लिखो जरा, ओनली आउटपुट टैक्स। लेकिन जब मैं फ्री सैंपल में बांट रहा हूं, इसका मतलब है अगर मैंने 300 लोगों को ये सामान बांटा, सर आपने तो 3 ही बनाए हैं, चलो मान लेना 300 है, तो क्या इनसे आपने पैसा लिया होगा? नहीं लिया होगा ना। जब आपने इनसे पैसा ही नहीं लिया तो इस पे जीएसटी भी नहीं होगा। तो यहां पर आपका, मुझे बताओ, आउटपुट टैक्स कितना होगा? आपका आउटपुट टैक्स यहां पर होगा 0, नील। तो जब आपका आउटपुट टैक्स नील है तो गवर्नमेंट कहती है कि यहां पर हम आपको आईटीसी क्यों दें, आप इसको कहां लेके जाओगे? तो इसीलिए यहां पर सप्लायर देखिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है जी, जो बात हमने इस एग्जांपल समझ ली। तो सप्लायर भी आईटीसी देखिए आपका
क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है जी। सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी, गलत है। सप्लायर कैन नॉट क्लेम आईटीसी, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताई। अच्छा, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इफ वैल्यू इज मोर देन ₹1000, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी 1000 रुपये वाली जो कहानी आती है, देखिए वो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपने पढ़ी होगी, ठीक है जी, कि 1000 रुपये तक अगर आपने एडवांस पे रिसीव कर लिया है तो उसको इन फ्यूचर एडजस्ट करो। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि 1000 तक का है तो फ्री सैंपल आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी। तो हमारे हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 110 का। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 110, सप्लायर कैन नॉट क्लेम आईटीसी, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आईटीसी चैप्टर से दिख रहा है। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन आईटीसी कैन बी अवेल्ड। तो देखो आपने ये बात पढ़ी सेक्शन 16 में कि अगर आपको जो गुड्स हैं लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में रिसीव होते हैं, तो जब आपको लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब आप आईटीसी क्लेम करोगे। तो प्रोपोर्शनेट ऑन रिसीट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, गलत। 100% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल गलत। आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, 100% करेक्ट बात है। 50% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 50% रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आओ चेक भी कर लेते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 111 क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। तो सेक्शन 22 एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल करता है, 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल करता है, ठीक है जी। शेल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल विद इन। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इन दोनों सेक्शंस की वजह से हो रहे हो, तो आपको कितने दिन के अंदर अप्लाई करना होता है? सर 30 दिनों के अंदर करना होता है आपको अप्लाई, है ना। तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, गलत। 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच, गलत। नन ऑफ द अबव, गलत। सर ये तो हमने सीधा सीधा पढ़ रखी थी बात, है ना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए 30 दिनों के अंदर आपको अप्लाई करना होता है, और किस फॉर्म में करना होता है तो मैं बता देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। REG 01 फॉर्म है, ठीक है जी, जो आप यहाँ पर भरते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्स इनवॉइस चैप्टर से आ रहा है। किस तरीके से मिक्सअप किया हुआ है इंस्टीट्यूट, देखिए क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टैक्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन डैश इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। डुप्लीकेट 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 ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। तो सर देखिए गुड्स के केस में जब इनवॉइस इशू किया जाता है तो उसकी 3 कॉपी की जाती हैं। ओरिजिनल कॉपी रहती है रिसिपेंट के पास, डुप्लीकेट कॉपी रहती है ट्रांसपोर्टर के पास, और ट्रिप्लीकेट कॉपी रहती है सप्लायर के पास, ठीक है जी। तो गुड्स के केस में आपका ट्रिप्लीकेट, और बात करूं अगर सर्विसेज की तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर तो होता नहीं है ना। जैसे कि हम आपको क्लासेस दे रहे हैं अगर, तो क्या कोई ट्रांसपोर्टर होता है? नहीं। तो वहां पर फिर डुप्लीकेट 2 ही कॉपी होती है, डुप्लीकेट ओरिजिनल रिसिपेंट के पास, डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास। तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा थर्ड वाला जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं 113 नंबर का आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है, और हमने भी ऑप्शन 3 को करेक्ट बोला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनुअल रिटर्न इज समरी ऑफ। जो एनुअल रिटर्न है वो आपकी समरी है GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 की। GSTR 1 जो आप अपनी सेल्स का डेटा बताते हो, GSTR 3B आपकी मेन रिटर्न है जो कि मंथली और क्वार्टरली हो सकती है। GSTR 4 की बात करूं तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन इसे भरते हैं। तो क्या जो आपकी एनुअल रिटर्न होती है उसके अंदर ये सारा डेटा होता है? जी हाँ, जाहिर सी बात है कि आपने जो मंथली क्वार्टरली रिटर्न्स भरी हैं यहाँ पर, इनका डेटा होगा ना। तो ऑल ऑफ द अबव आप कह सकते हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 114 का। चलिए तो चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, ठीक है जी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, कई बार यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एनुअल रिटर्न जो हमारी जाती है GSTR कौन सा फॉर्म है, जल्दी बताइए। जी हाँ, जिन्होंने कहा GSTR 9, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर क्या GSTR 1 का डेटा होता है? तो सर एनुअल रिटर्न के अंदर आप पूरे साल की सेल्स के बारे में बताओगे ना, इसी तरीके से कंसाइज वे में आप बताओगे कि आपका ITC कितना था पूरे साल के अंदर, कितना आपने क्लेम किया, अभी कितना क्लेम कर रहे हो, कितनी सेल थी, कितना रिटर्न हुआ, सब आप यहाँ देखिए बताते हैं, है ना। और GSTR 4 कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन के लिए जो कि वो आपकी बढ़ता है, ठीक है जी। तो ये हमने चीज़ समझ ली है, ठीक है जी। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है कि सर जो GSTR 4 होती है ये अपने आप में ही एक एनुअल रिटर्न होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पर्सन इसी रिटर्न को भरता है, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि कंसाइज में देखिए एनुअल रिटर्न के अंदर इसकी डिटेल्स भी होती हैं, बस आप इस क्वेश्चन के लिए इतना समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड डैश फाइलिंग रिटर्न, बिफोर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और एट द टाइम ऑफ। तो देखिए जिस टाइम पे आप अपने रिटर्न भर रहे हो या उससे पहले आप जो है टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर बिफोर या आफ्टर या बिफोर और आफ्टर ये गलत है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आपको जो है टैक्स की पेमेंट करनी होती है। 115वां आपका क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन डी हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम इज। कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो क्या है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। अब आप लोगों के मन में यहाँ पर तुरंत सवाल आएगा कि सर 60 लाख और 1 करोड़ तो नहीं है, तो हमें पता लग गया, लेकिन 50 लाख और 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ की बात करें तो ये गुड्स के केस में आती है या और गुड्स के साथ मार्जिनल सर्विसेज में। अगर हम प्योर सर्विसेज की बात करें तो ये 50 लाख के अंदर आती है। यहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन आता है बताइए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। और यहाँ पर कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2 की बात आती है ना। इस तरीके से कॉम्पोजिशन स्कीम। अब सर बताओ यहाँ पर इसको माने या इसको माने। तो देखो जब यहाँ पर बात करी एग्रीगेट टर्नओवर कॉम्पोजिशन स्कीम की तो सर्विसेज की बात नहीं करी है इस क्वेश्चन के अंदर। आप मेन पकड़ के चलना कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम मेन हम बात करते हैं वो आपकी 1.5 करोड़ रहती है। ठीक है जी, 8 आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां पर 75 लाख की लिमिट रहती है गुड्स के केस में। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट गुड्स की ही बात कर रहा है, ऐसा यहां पर एज्यूम किया गया है। ठीक है जी, तो आप यहां पर ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है ना। चलिए, अगर यहां पर स्पेसिफिकली लिखा होता कि सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं तो फिर आप 50 लाख पे ले सकते थे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर टू डिसाइड द टैक्सेबल minimum turnover will be based on the calculation of aggregate turnover to decide the taxable minimum turnover will be based on। आप जब जीएसटी के अंदर टैक्स पेमेंट की बात करते हो तो आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो किस तरीके से कंप्यूट की जाती है। तो सर एग्रीगेट टर्नओवर आप जब कंप्यूट करते हो सेक्शन 22 के लिए तो वो आप ऑल इंडिया बेसिस पर देखते हो कि आपने ऑल इंडिया बेसिस पर एक पैन के अगेंस्ट में कितने जीएसटी नंबर ले रखे हैं, है ना। तो स्टेट वाइज टर्नओवर आप चेक करते हो, बिल्कुल गलत। ऑल इंडिया टर्नओवर देखते हो, बिल्कुल सही। स्टेट वाइज टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, गलत। ऑल इंडिया टर्नओवर एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा या ऑप्शन 2 हमारा 117 का करेक्ट आंसर है। तो ऑल इंडिया टर्नओवर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड इन विच फॉर्म। आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जीएसटी के अंदर वो किस फॉर्म में मिलता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो नॉर्मल केसेस में जीएसटी REG 01 जैसा कि मैंने बताया, और जो सर्टिफिकेट मिलता है वो GST REG 06 के अंदर आपको मिलता है। तो ये बाकी के जो है वो गलत हो गए। ठीक है जी, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीलर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कौन से ऐसे पर्सन है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इंटरस्टेट सप्लायर एंड दोज लाइबल टू रेमिट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज और मैन्युफैक्चरिंग डीलर्स। देखिए मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप स्पेसिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो। कौन से गुड्स, आपका टोबैको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो गए जितने भी, आपका एडिटेड वाटर्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, वेदर कंटेनिंग कोको और नॉट, पान मसाला हो गया, है ना। तो बाकी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, तो भी गवर्नमेंट आपको कॉम्पोजिशन स्कीम जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि दे देगी। लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हो और एंड दोज लाइबल टू रेमिट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट जो है कह रही इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। तो थर्ड वाला हमारे हिसाब से करेक्ट है 119 का। तो आइए चेक कर लेते हैं। 119 इंटरस्टेट सप्लायर एंड दोज लाइबल टू रेमिट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, थर्ड आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, वेरियस टैक्सेस हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी टू मेक वन नेशन वन मार्केट फॉर कंज्यूमर्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन विच टैक्सेस हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी लेविड अंडर कस्टम एक्ट 1962, टैक्सेस ऑन लॉटरीज एंड टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए आज भी कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है जी, कस्टम ड्यूटी को मर्ज नहीं किया गया है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन जो लॉटरी है ये आपकी एक्शनेबल क्लेम है।
और मैंने आपको बताया था 6 तरीके के एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लग रहा है, ठीक है, जिसमें लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेस और ऑनलाइन मनी गेमिंग आते हैं। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ी थी बात। तो लॉटरी के ऊपर आपका देखिए जीएसटी लगता है, लेकिन तो इसको पहले अलग से टैक्स था, इसके ऊपर आज की डेट में इसे जीएसटी में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो टैक्स लगता था उसे भी गवर्नमेंट ने इसके अंदर कर दिया। एंटरटेनमेंट टैक्स इसके अंदर आ चुका है, ठीक है जी। तो सेकंड और थर्ड आपका देखिए सबसम हुआ है, फर्स्ट आपका नहीं हुआ है। तो सेकंड और थर्ड कहां पर है सर? आपका ये रहा सेकंड और थर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर है। सिर्फ सेकंड, सिर्फ थर्ड या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों गलत है। तो आइए चेक कर लेते हैं। 120 का हमारे हिसाब से सेकंड पार्ट करेक्ट है, तो 120 का जी हाँ सेकंड करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए, तो यहां तक हमने काफी सारी चीजें समझ ली हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017? कौन सी चीज को गुड्स नहीं माना जाएगा? तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग थिंग्स अटैच टू दी लैंड, ग्रास, ठीक है जी, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन मनी और सिक्योरिटी आपके कभी भी देखिए गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते, ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं। तो 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी और लॉटरी टिकट्स। तो लॉटरी टिकट्स तो सर आपके होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है जी, और एक्शनेबल क्लेम गुड्स के अंदर आते हैं। बात करूं अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की, तो ये सिक्योरिटीज में आते हैं, और सिक्योरिटीज ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है, ठीक है जी। इसके बाद 10 पैसे का कॉइन है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है। तो अब यहां पर ये मनी नहीं की बात नहीं कर रहे हम इस 10 पैसे के कॉइन की बात कर रहे हैं। इसको सेल परचेज किया जाता है एंटीक के फॉर्म में, तो ये भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है। सिर्फ यहां पर सिक्योरिटीज ही ऐसी चीज है जो कि गुड्स की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड है, इसे गुड्स नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो यानी कि ऑप्शन 2 यहां पर जिसमें होगा, तो सेकंड आपका देखिए सेकंड में है, तो यही सही है, बाकी सारे गलत है। तो आओ एक बार चेक कर लेते हैं 121 का आंसर। तो 121 का आंसर देखिए हमारे भी 2 था, यहां भी 2 है, ठीक है जी। सिक्योरिटीज का ध्यान रखना, ना ही वो गुड्स की डेफिनेशन में है ना ही आपकी सर्विसेज में। चलिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 122? इफ टबैको लीव्स procured from agriculturist by a registered person, the applicability of RCM will be। हमने देखिए जब हम चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां हमने कुछ गुड्स भी देखे थे और कुछ सर्विसेज भी देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट जो कि टोबैको लीव्स बना रहा है वो सर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सेल करता है, ठीक है जी, तो रजिस्टर्ड पर्सन इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, बीइंग अ रिसिपिएंट, आरसीएम में लगता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम विल बी रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल एज दिस इज अ नोटिफाइड सर्विस, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल इफ एबीसी ट्रेवल्स इज नॉट रजिस्टर्ड, तो ये गलत बात है। जॉइंट चार्जेस इज एप्लीकेबल, गलत। नन ऑफ द अबव, गलत। तो यहां पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं 122वें का, जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है क्योंकि ये नोटिफाइड है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम शैल नॉट एक्सीड 20 लाख, 1.5 करोड़, 75 लाख, नन ऑफ द अबव। तो ये तो गलत हो गया, 20 लाख भी गलत हो गया। अब सर यहां पर भी फिर कंफ्यूजन आ जाती है कि सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख की लिमिट लगती है कॉम्पोजिशन स्कीम की। अगर हम बात करें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन 8 स्टेट में 75 लाख की लिमिट है। बाकी भारतवर्ष में अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करती है 1.5 करोड़ की, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। 8 स्टेट में 75 लाख। अब हम यहां पर सर बताओ कौन सा लेंगे? तो यहां पर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ आपको जाना है, और 1.5 करोड़ की लिमिट है वो ज्यादा एरिया पे एप्लीकेबल होती है हमारे देश के अंदर, इसीलिए हम यहां पर जो 1.5 करोड़ है इसको करेक्ट आंसर मानेंगे। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सप्लाई दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और इवन मोर सर्विसेज वुड बी क्लासिफाइड एज द प्रोविजन दैट डिस्क्राइब्स द वेरिएबल्स दैट आर सब्जेक्ट टू अ हायर रेट ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड। तो ऐसा कहां होता है बताओ? सेक्शन 8 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था। जी हाँ, मिक्स्ड सप्लाई के अंदर ऐसा होता है, ठीक है जी। कंपोजिट में क्या ऐसा होता है? नहीं सर, कंपोजिट में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसी का आपका रेट लगता है। तो ये मिक्स सप्लाई आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। और फटाफट से 124 का आंसर चेक करते हैं। तो सर 123 का मैंने आपको आंसर चेक नहीं करवाया था, तो 1.5 करोड़ यहाँ पर रहेगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे मैंने टिक 1.5 करोड़ पे लगा दिया था, ठीक है जी। अब हम 124 की बात कर रहे थे, तो 124 का मिक्स्ड हो गया, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ में
आ गया होगा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक आपको किससे आइडिया मिल रहा है कि इंस्टीट्यूट देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इट इज अ टैक्स सिस्टम दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ। जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमें पता है, एंड इट इज अ टैक्स सिस्टम दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ। किस तरीके से वाइड रेंज क्या कवर करता है, गुड्स सर्विसेज, गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट्स, प्रोडक्ट्स सिस्टम एंड एक्सपोर्ट्स। अब बताइए जो आपका जीएसटी है जो गुड्स एंड सर्विस को करता है, ये ज़्यादातर किसको कवर करता है, तो सर ये गुड्स को भी कवर करता है, सर्विसेज को भी कवर करता है, ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं कि क्या सिर्फ गुड्स को करता है, तो नहीं सर, सिर्फ गुड्स को तो नहीं करता। क्या सर सिर्फ सर्विसेज को करता है, नहीं सर, सिर्फ सर्विसेज को भी नहीं करता। प्रोडक्ट्स सिस्टम एंड एक्सपोर्ट को करता है, तो प्रोडक्ट्स को तो गुड्स की आप डेफिनेशन के अंदर ले जा सकते हो, ठीक है जी। एक्सपोर्ट को करता है, तो एक्सपोर्ट के केस में देखिए हमें पता है कि कस्टम वगैरह की हम बात करते हैं, सिस्टम जैसा कोई भी वर्ड हमने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारा देखिए गलत हो जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो यहाँ पर गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट्स जो है, जो आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। तो जीएसटी देखिए इन सबको कवर करता है। सर कंपनीज को कैसे कवर करता है, कंपनी के ऊपर भी तो जीएसटी लगता है ना, तो वो यहाँ पर कवर हो गई। इंपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी आपको जीएसटी देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, 125 के अंदर गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूजन फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। कौन सी चीजें आपको देखिए एक्सक्लूड करनी होती हैं वाइल कंप्यूटिंग दी एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी के अंदर। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तो आपको ऐड करनी होती है, नहीं सर एक्सक्लूड नहीं करनी होती। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई भी आपको ऐड करनी होती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो देखिए जो आपकी ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, क्या मेरी वो आउटवर्ड सप्लाई होती है, मेरी वो इनवर्ट सप्लाई होती है, मैंने परचेस किया होता है। और अगर मैं जीएसटी के अंदर अपनी एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना चाह रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग रजिस्ट्रेशन लिमिट अंडर सेक्शन 22, तो मैं इसको नहीं लेता हूं कभी भी, क्योंकि ये मेरी परचेजेज हैं, ठीक है जी। एक्सपोर्ट अगर मैंने किया है तो मैं उसको लेता हूं। तो यानी कि जो ऑप्शन डी है हमारा, वो यहां पर करेक्ट आंसर है। ये चीज है जो आपको एक्सक्लूड करनी होती है, बाकी ये चीजें तो ऐड होती हैं, ये भी ऐड होती है, ये भी ऐड होती है और ये भी ऐड होता है। यही एक चीज है जिसे हम एक्सक्लूड करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 126 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो 126 का फोर्थ आपका देखिए करेक्ट हो जाता है। बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट आइसक्रीम पान मसाला टोबैको फॉर whom concessional rate applicable under composition scheme, the rate of tax is 2.5%, 0.5%, 1%, no composition for manufacturer। तो बिल्कुल गलत बात है, मैन्युफैक्चरर्स को कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाती है, ठीक है जी। 2.5% की जहां तक बात है तो रेस्टोरेंट केसेस में आपको मिलता है, ठीक है जी। 0.5% का कोई भी आपका रेट जो है नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन के लिए। 1% ही रेट बताया गया है सीजीएसटी एसजीएसटी, 0.5 है वो हाफ हाफ करके बनता है, ठीक है जी। तो 1% जो है देखिए आपका रहता है यहाँ पर, ठीक है जी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर के केस में 1% आपकी होल टर्नओवर के ऊपर लगता है, ट्रेडर के केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर 1% लगता है। ये डिफरेंस था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 127 का। तो 127 का 1% यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देख रहे हैं, वेदर अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम शैल क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर क्या कहती है कि हम आपको कंसेशनल बेसिस पे आपसे टैक्स लेंगे, कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपसे जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है उसे भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते हो, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, आईटीसी की चेन टूट जाती है, ठीक है जी। तो यस गलत आंसर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ट सप्लाई गुड्स कैन बी क्लेम्ड, बिल्कुल गलत। सिर्फ सर्विसेज पे क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल गलत। नो जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2। तो 128वें का सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। जी हाँ सर, 128वें क्वेश्चन का सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए तो काफ़ी तेज़ी से देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कंसाइज में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस
कर लें। बार बार बच्चे कहते हैं कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें, तो आपको यहाँ से करना है। ठीक है जी, आप हमारा देखिए फुल कोर्स भी ले सकते हैं जिसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर इंस्टीट्यूट के सारे स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू है, सारे कवर है। लेटेस्ट देखिए रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है जी, और सारे आपके कॉन्सेप्ट कवर है, तो वहां पर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। escholars.in हमारी वेबसाइट है। 88880402 नंबर से भी आप कनेक्ट होकर ये चीजें जान सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। तो मैंने अभी बताया, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर नहीं करना होता है। तो डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, तो डेट ऑफ पेमेंट है। तो डेट ऑफ पेमेंट मैंने कहा था एडवांस के केस में रेलेवेंस नहीं होती है, तो यही दो डेट बच जाती हैं। ठीक है जी, और इन दोनों में से जो भी अर्लियर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है हमारा 129वें का, वो ठीक है। तो 129वें का ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाता है। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट ऑफ वाउचर इज आइडेंटिफाइबल। तो वाउचर्स के केस में हमने क्या बात पढ़ी थी, ठीक है जी, कि सर अगर वाउचर के अगेंस्ट की सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, जैसे कि मेरे पास डोमिनोज के वाउचर है, मैं डोमिनोज में जाकर खाना खा सकता हूं, ठीक है जी, मैं पिज्जा ले सकता हूं, तो मेरी जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइबल है। तो जिस दिन वाउचर इशू किया गया वो दिन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास सपोज पेटीएम का वाउचर है और मैं उससे डोमिनोज में अंदर जाके खाना भी खा सकता हूं, मैं अपने लिए शॉपिंग भी कर सकता हूं, तो वहां पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन वाउचर रिडीम होगा, तो यहां पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, तो जिस दिन वाउचर इशू किया गया, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर करेक्ट होगा, रिडेम्पशन अर्लियर लेटर दोनों ही गलत है ये। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है 130वें का, और जी हाँ ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सर, हमने देख लिया क्या इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बार केस स्टडी बनाकर भी पूछ लिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है जी, यही है, थोड़ी सी कहानी लिख दी, मिस्टर ए है उनके पास वाउचर है इस तरीके का, तो आपसे पूछ सकते हैं ताकि आपका रीडिंग में टाइम थोड़ा सा वेस्ट करे इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड नहीं करना होता है, जीएसटी, इंटरेस्ट, लेट फीस, कमीशन। तो देखिए इंटरेस्ट या लेट फीस ये आपको ऐड करना होता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी में हमने बात पढ़ी थी वैल्यू सप्लाई में। कमीशन इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है, तो ये भी ऐड करना होता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। लेकिन जो जीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है, वो आपको ऐड नहीं करना होता। ठीक है जी, तो यानी कि हमारे हिसाब से 131वें का आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, 131वें का आंसर फर्स्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132। ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड इंक्लूड एनी नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस चार्ज्ड सेपरेटली बाय सप्लायर। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐड करना होता है। ध्यान रखना इनकम टैक्स वाला टीसीएस नहीं आता, और जीएसटी के अंदर जितने भी टैक्स आते हैं नहीं आते, जैसा कि मैंने अभी भी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसके बाद इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन एनी सप्लाई, ये भी ऐड किया जाता है। सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर सब्सिडी आपको मिल रही है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो ऐड मत करो। इसके अलावा कहीं और से भी सब्सिडी मिल रही है जो कि डायरेक्टली लिंक है प्राइस से, वो भी आपको ऐड करनी होती है। यानी कि तीनों ही आइटम्स जो है ये यहाँ पर ऐड होंगे। ये प्लस का साइन है, क्रॉस नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 132वें का। तो सर 132वें का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। When can the transaction value be rejected for computation of value of supply? कब आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए? बहुत सिंपल सी बात है सर, जब सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड पर्सन हो और जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन ना हो। क्योंकि प्राइस अगर सोल कंसिडरेशन है, सप्लायर रिसिपिएंट अनरिलेटेड पर्सन है, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बना देते हैं। ठीक है जी, तो देखो जरा, व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो जी हाँ ये बात ठीक है। व्हेन द बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, इट कैन नेवर बी रिजेक्टेड, बिल्कुल गलत बात है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एट अ वेरी लो मार्जिन, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तो ध्यान से देखना, व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां क्या कहा गया, व्हेन द बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो अगर अनरिलेटेड है तो प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा तभी आप लोगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार, 133 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है।
एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां पर इन दोनों में गलती कर जाते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड को इग्नोर करके, ओवरलुक करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम दी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में से आपको कौन कौन सी रिडक्शन मिलती हैं। तो हमने सर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 पढ़ा था, जो बताता था कि क्या क्या चीजें आपको माइनस करनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है, डिस्काउंट ऑफर कस्टमर सब्जेक्ट टू कंडीशन। हाँ जी हाँ, डिस्काउंट आपका माइनस होता है। डिस्काउंट अब आपका देखिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, या बिफोर सप्लाई हो सकता है, या पोस्ट सप्लाई भी हो सकता है। ठीक है जी। पैकिंग चार्जेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन, तो पैकिंग चार्जेस जो होते हैं क्या वो आप माइनस करते हो? नहीं सर, पैकिंग चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के हिसाब से आप इनको ऐड करते हो, तो ये तो गलत हो गई बात। अमाउंट पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो ये भी ऐड होता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। अगला देखो, फ्रेट चार्जेस इनकर्ड बाय द सप्लायर फॉर सीआईएफ टर्म ऑफ सप्लाई सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो अगर फ्रेट चार्जेस सप्लायर पे करता है तो वो क्या, हमने क्या कहा था कि कॉम्पोजिट सप्लाई होती है, तो यहां पर इसे भी ऐड करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्काउंट ही है जो आपको माइनस करना होता है। ठीक है जी। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की केस की बात करूं कि अगर सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दे रहे हो, तो मैंने कहा था 3 कंडीशन याद रखना। क्या थी कंडीशन? कि सर एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइस के साथ आप रिलेट कर सको, और प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करे रिसिपेंट, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी आप माइनस कर दोगे। अगर एट द टाइम और बिफोर आप सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हो और इनवॉइस के ऊपर मेंशन है, आप उसको माइनस कर सकते हो, लेकिन इनवॉइस पे मेंशन नहीं है तो आप माइनस नहीं करोगे। तो यहां पर डिस्काउंट ही है जिसे हमें माइनस करना होता है। तो 134 का मैंने पूरा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, और डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर सब्जेक्ट टू कंडीशन 1 हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो पूरा कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया और आंसर भी, क्वेश्चन भी समझ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रूल 30 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स इंटर एलिया प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन अ कॉस्ट शैल बी -% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विस। तो देखिए जो रूल 30 है कब लगता है, जब आपका रूल 28, 29 नहीं लग रहा होता, 27 नहीं लगता, तो रूल 30 लगता है। और इसमें क्या कहा गया था कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस पर्टिकुलर गुड्स की या सर्विस की, उसका 110% आपको जो है अपनी क्या माननी है, उसकी देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है। ठीक है जी। तो यानी कि 110 कहाँ लिखा हुआ है सर, थर्ड में लिखा हुआ है, तो ये हो गया सही, बाकी सारे हो गए गलत। अब आओ एक बार चेक भी कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार यहाँ पर कि सर हमें अगर आप दिखा देते, तो ये देखो आपका रूल 30 जो कहता है कि 110% आपको लेना होता है। ठीक है जी। बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ। 135वें का आंसर हमारा थर्ड है, तो 135, और जी हाँ देखिए थर्ड है। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो जो इंस्टीट्यूट का आंसर उससे मैच कर रहा है, और अगर कहीं पर हमने देखा कि गलती है तो उसका लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि क्या वाकई गलत है, हम उसको जस्टिफाई कर सकें। ठीक है जी, या सही चीज देख सकें। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस द इनवॉइस शैल बी इशूड। सर अगर आपने गुड्स जो है वो अप्रूवल पे भेजे हैं, आपने जैसे कि कंसाइनमेंट में पढ़ा होगा कि सर गुड्स बिक गए तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना, तो यहां पर आपका जो देखिए टाइम ऑफ सप्लाई है वो कब होता है, हमने क्या बात पढ़ी थी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ सच गुड्स विच एवर इज अर्लियर। तो बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इन दोनों में से जो भी पहले आता है, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, ये गलत हो गया। ठीक है जी। और ये अधूरी अधूरी बातें हैं, तो थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर करेक्ट है 136वें का। तो सर 136वें का आपका देखिए थर्ड आंसर है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से सप्लाई आप किसको नहीं मानोगे, तो आओ देखते हैं जरा। फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स एंड सन्स to its agent for further supply to customer at rupees 5,000 for which invoice will be issued the agent in his own name। अब देखो जरा, शेड्यूल 1 के अंदर हमने बात पढ़ी थी सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट गिव अंडरटेकिंग टू सप्लाई सच गुड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और वाइस वर्सा, अगर एजेंट गुड्स को रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर वो प्रिंसिपल तक सप्लाई करेगा, तो ये जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में गुड्स की सप्लाई होती है बिना कंसिडरेशन की होगी तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए एक्स एंड सेंस ने अपने एजेंट को भेजा फर्दर सप्लाई करने के लिए, और इन्होंने आगे कस्टमर को भेजा 5,000 रुपए में, और इनवॉइस पे जो बिल बना उस पर नाम किसका आ रहा है, एज अ सप्लायर एजेंट का आ रहा है। यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है वो यहां पर करता है। हमने यही बात तो पढ़ी थी ना कि अगर जब फर्दर सप्लाई होगी उस पे एजेंट का नाम आना चाहिए, और अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर रहा है तो उसका नाम आना चाहिए।
अगर उसका नाम नहीं आ रहा तो वो प्रोक्योरमेंट एजेंट हो जाता है और फिर उसे सप्लाई नहीं मानते। लेकिन यहां पर देखो फर्दर जब सप्लाई करी तो उसने अपना नाम दिया, तो ये तो सप्लाई है, गुड्स का मूव होना ये सप्लाई माना जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, नॉट सप्लाई, नॉट सप्लाई, तो सर ये सप्लाई है, तो ये तो आंसर हो गया गलत, ये बात तो गलत हो गई, ये तो सप्लाई है। अगला क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर डिपेंडेंट फादर रिसाइडिंग इन यूएस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अब यहां पर इस क्वेश्चन में भी देखिए इंस्टीट्यूट ने आंसर ठीक नहीं दिया है। क्यों ठीक नहीं दिया मैं आपको बताता हूं, पहले दो ऑप्शन और पढ़ लो जरा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो, एन एक्सपेंसिव वॉच गिफ्टेड टू एन एम्प्लॉय फॉर ₹50,000, नो अदर गिफ्ट प्रोवाइडेड टू सच एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इंटायर फाइनेंशियल ईयर। तो हाँ, ये सर सप्लाई नहीं है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एक एम्प्लॉय को एक साल के अंदर 50,000 रुपए तक के गिफ्ट देता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता। तो ये बात तो ठीक है और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर बन सकता है। अगला देखो क्या लिखा, अ मशीनरी डिस्पोज्ड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। अब ये शेड्यूल 1 की पहला पॉइंट है, जो पैरा ए है हमारा, पैरा 1 है, वो क्या कहता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, सप्लाई है। तो सर ये भी गलत हो गया। अब सर हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से ये वाला ऑप्शन हमें लग रहा है कि आंसर है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात बताऊं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप विद कंसिडरेशन करते हो तो हमेशा सप्लाई, लेकिन अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमने क्या बात पढ़ी थी कि दो कंडीशन चेक कर लेना, और अगर दोनों सेटिस्फाई हो गई तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। अब वो दो कंडीशन क्या थी, तो पहली कंडीशन थी कि आपने रिलेटेड पर्सन या रिलेटेड पर्सन की एस्टैब्लिशमेंट से वो इंपोर्ट करी है सर्विसेज। दूसरी बात, आपने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करी है। अगर मैं बात करूं रिलेटेड पर्सन की, तो मेंबर ऑफ सेम फैमिली जो है रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। और फैमिली का मतलब क्या बताया गया था सेक्शन 2 के अंदर सीजीएसटी एक्ट के, कि फैमिली का मतलब है इंडिविजुअल की, किसी बात कर रहा हूं, स्पाउस और चिल्ड्रन, ये हमेशा रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये तभी रिलेटेड माने जाएंगे इफ दे आर होली एंड मेनली, पूर्णतः मुख्यतः डिपेंडेंट हो। अब यहां पर देखना, इंपोर्ट करी सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए करी, तो दो कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या है कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए करी हो, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है कि रिलेटेड पर्सन या उसकी एस्टैब्लिशमेंट से करी हो। तो सर ये बिजनेस पर्पस के लिए है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। फ्रॉम अ डिपेंडेंट फादर रिसाइडिंग इन यूएस, डिपेंडेंट फादर से करी है, तो बताओ जरा डिपेंडेंट फादर क्या रिलेटेड पर्सन में है। अभी मैंने बताया कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इफ दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट देन दे आर रिलेटेड। अब सर यहां पर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो, फॉर बिजनेस पर्पस है और डिपेंडेंट फादर है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है, तो सर यहां पर इसको भी हम क्या मानेंगे, इसको भी हम सप्लाई मानेंगे, इसको भी हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है जी, आपको इस बात को समझना है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है जी, अगर यहां पर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कह देते कि ये सप्लाई नहीं है, लेकिन यहां तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन आपकी देखिए रिलेटेड पर्सन से हो और फॉर द इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो तो सप्लाई है, तो ये आपकी सप्लाई हो गई। तो ये जब सप्लाई हो गई तो यहां पर नहीं है, तो बस एक बचा ये वाला पॉइंट और यही आपका करेक्ट है 137 के अंदर। तो 137 का ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एन एक्सपेंसिव वॉच गिफ्टेड टू एम्प्लॉय 50,000, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैंने इसलिए ये आंसर ठीक है बिल्कुल, ठीक है जी, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होके इस पे टिक कर देते हैं, तो ध्यान रखना दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई वो आपको चेक करनी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 138 क्या कह रहा है, द टर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड्स। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं, तो देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है कि जब आप किसी ऐसे स्टेट में जा रहे हो सप्लाई करने जहां पर आपका कोई परमानेंटली फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, आप टेम्परेरी बेसिस पर ओकेजनली जा रहे हो। ठीक है जी, तो अ पर्सन ओकेजनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अ स्टेट और इन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो बिल्कुल ठीक बात है। अ पर्सन ओकेजनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अ स्टेट और इन टेरिटरी वेयर ही हैज फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ये बात तो गलत हो गई। बोथ एंड भी गलत हो गया, नन ऑफ द अबव गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया 138 का। तो सर 138वें का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली इज पार्टिसिपेटिंग इन हाईटेक्स फर्नीचर एक्सपो इन हरियाणा where he has no fixed place of business and exhibiting his products। जो यहाँ पर देखिए मिस्टर एक्स हैं, ये हरियाणा के अंदर एक एग्जीबिशन होने वाली है, उस एग्जीबिशन में जा रहे हैं, वहां पर इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हरियाणा के लिए ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे। अब ये भी तो पढ़ा हमने, आगे क्या लिखा, ड्यूरिंग द एक्सपो द सेट प्रोडक्ट विल बी सोल्ड टू द पीपल अटेंडिंग एंड इंटेंडिंग टू परचेज सच प्रोडक्ट्स। इन सच सिनेरियो मिस्टर एक्स शैल ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST 2017। तो सर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ उस एक्सपो के लिए गए हैं, एक्सपो खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएंगे, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं इनका, तो ये एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन देखिए अपना रजिस्ट्रेशन लेंगे, रेगुलर टैक्स पर्सन भी नहीं लेंगे। नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सेक्शन 24 के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और NRTP ये नहीं है। NRTP इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है, टेम्परेरी बेसिस पर आता है, और इंडिया में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 2 139 का करेक्ट आंसर है। तो चेक कर लेते हैं सर एक बार जरा। हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ज्यादा ऊपर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ विच आर होली एग्जेम्प्ट टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ द CGST एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ द IGST एक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ठीक है जी, क्या हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन ले रखी है यहाँ पर, तो जी हाँ, ये देखिए। ठीक है जी, तो बस हल्का सा आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो हमारे हिसाब से 140 का आंसर जो है 4 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं सर बस। तो देखो 140 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जो हमने कहानी पढ़ी थी, वो कहाँ पढ़ी थी जरा बताओ। आपको जरा सेक्शन में रिकॉल करा देता हूँ, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर। इसमें हमने क्या बात पढ़ी थी सर, इसके अंदर कुछ 5-6 तरीके की सर्विसेज बताई गई थी, जिसपे गवर्नमेंट ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सारा का सारा टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है जी, सप्लायर नहीं करेगा। जैसे कि हमने होटल अकोमोडेशन की बात करी थी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस की बात करी थी, रेस्टोरेंट सर्विस की बात करी थी, हाउसकीपिंग की बात करी थी वहां पर। ठीक है जी, तो देखो जरा, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल। जी हाँ, जैसे कि रैपिडो, ओला, उबर आ गया, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में नोटिफाई है। अगला देखो, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन अ होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट और अदर कमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट। क्या मतलब इस बात का, कि अगर आप होटल अकोमोडेशन की सर्विस दे रहे हो और आप GST में रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं हो, तो वहां पर भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। जैसे कि अगोडा हो गया, बुक माई ट्रिप हो गया, ओयो रूम्स हो गए, ये सब इसका एग्जाम्पल है ना। तो ये भी आता है, लेकिन अगर होटल अकोमोडेशन होटल जो है वो रजिस्टर्ड है तो फिर वही पे करेगा, तो वो यहाँ पर नहीं आता। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, सर्विस बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटर एक्सेट्रा एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट। तो ये सारी ही बातें यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल क्या था, अर्बन क्लैप मैंने आपको दिया था, है ना, हाउस हेल्प, मोर हैंड्स, इस तरीके की बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो आपको हाउसकीपिंग की, कारपेंटर की, प्लम्बिंग की सर्विस देते हैं। जैसे कि गर्मियों में लोग AC अपना सर्विस करवाते हैं, तो अर्बन क्लैप से करवाते हैं हाउसकीपिंग की सर्विस एक तरीके की। तो सारी की सारी ये जो सर्विसेज हैं ये इस सेक्शन के अंदर नोटिफाई है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ, देखिए ऑल ऑफ दीज 4th आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए, तो काफ़ी सारा देखिए हमने यहाँ पर रिवीजन भी कर लिया एक तरीके से, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पर अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ तो इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट भी करी गई है। क्या अमेंडमेंट करी गई है, ओमनी बस को अलग निकाल के रख दिया गया है ना, कि अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हो थ्रू ओमनी बस, तो वहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लगेगा। लेकिन अगर ओमनी बस के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन एक कंपनी है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही लग जाएगा, है ना। ये वाला सेक्शन फिर वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ मूव कर रहे हैं। 142 क्या कह रहा है, अ होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कूल ट्रिप, जैसे कि अगोडा हो गया, बुक माई शो हो गया, है ना। तो ऐसे ही एक होटल के अंदर अकोमोडेशन दी जा रही है और होटल वालों ने कूल ट्रिप्स के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रखा है कि ये अपने होटल में बुकिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। द होटल ओनर इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 के हिसाब से जो होटल ओनर है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर हरियाणा लिखा हुआ है, हरियाणा के अंदर जो लिमिट है सर्विसेज की वो 20 लाख
लाख है तो 20 लाख से कम है, ठीक है जी। हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, तो यहाँ पर कौन लायबल है पर्सन जीएसटी पे करने के लिए, तो सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला पर्सन जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। क्या होटल ओनर है, नहीं। क्या कस्टमर है, बिल्कुल नहीं। होटल ओनर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 142वें का आंसर है। आओ जरा चेक कर लेते हैं, तो देखो जरा आपके सामने है 142 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ी अमेंडमेंट नहीं रखी है, ठीक है जी, क्योंकि देखिए आज की डेट में आपकी एंट्री है एंट्री 9C, जो कहती है कि अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस दी जाती है इंडिया से तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। और गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन क्यों प्रोवाइड करी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन देखिए इंडिया के जो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन हैं, जैसे कि श्रीहरिकोटा के अंदर है ना, इनका यूज़ करें ताकि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़े, ठीक है जी। तो पहले क्या होता था, इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा था, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी उन तीनों के नाम काट के गवर्नमेंट ने सिर्फ लिख दिया हुआ है कि अगर आप सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस देते हो इंडिया से तो वो एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर 19C, सॉरी मैंने 9C बोल दिया था, ठीक है जी। तो चलिए कोई नहीं, 19C है, 9C नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडेड टू बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स बाय एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कई लोग इसे अंतरिक्ष भी बोलते हैं, ठीक है जी। हालांकि वो अंतरिक्ष नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो इस तरीके से लिखोगे, लेकिन इन्होंने इस तरीके से इसको नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। विच इज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है जी। तो क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, और यहां पर ऑप्शन 4 है आपका नन। तो देखिए जो सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस है ये आपकी एग्जेम्प्ट होती है, मैंने अभी भी आपको एंट्री दिखाई, ठीक है जी। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अब वो चाहे एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन दे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दे, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दे, ठीक है जी, वहां पर पूरी तरीके से एग्जेम्पशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नाम हटा दिया है। और 143 का देखिए इन्होंने लिखा हुआ है आंसर टैक्सेबल, जो कि हमारे हिसाब से टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको दिखा दी है कि जो एंट्री है वो किस तरीके की है, ये रही एंट्री 19C है आपकी एंट्री, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो ये आंसर मुझे नहीं लगता कि ठीक दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है जी। तो आप इसको कर लेना कि ये एग्जेम्प्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, जीरो, सर अपने आप ऊपर चला गया, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स, जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है सर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to a special economic zone developer or special economic zone unit, supply of goods and services by special economic zone developer or special economic zone unit, both 1 and 2। तो देखो जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है ये गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, ये गवर्नमेंट ऐसे लेकर आई थी, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हमने कहा था कि जीरो रेटेड है, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हो तो हमने कहा था कि ये जीरो रेटेड, क्योंकि जो व्यक्ति स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा है उसको गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है, तभी तो उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया, क्योंकि वहां पर आसानी से बिजनेस नहीं किया जा सकता, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, वहां पर लेबर नहीं मिलती है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करती है कि आप आइए वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, इन सब चीज़ों को हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। और इनकम टैक्स में भी आपने सेक्शन 10AA पढ़ा हुआ है, जहां पर आपको प्रॉफिट्स के अंदर एग्जेम्पशन डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करो गुड्स या सर्विसेज तो जीरो रेटेड कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप सप्लाई करते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को, तो भी आपको वहां पर उसे जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 और जो सेकंड है ये दोनों यहां पर करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सप्लाई अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट करे वो नहीं होती जीरो रेटेड, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है 144 का। तो 144 का देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 हम 45 देख रहे हैं, क्या कह रहा है, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। सर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एलिजिबल है रिफंड क्लेम करने के लिए नीचे दी गई गुड्स या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, कौन सी, अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ IGST एंड क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आप बॉन्ड भर के देखिए एक्सपोर्ट वगैरह करते हो तो वहां पर जो आपने IGST की पेमेंट करी होती है गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। दूसरा केस क्या है, ऑन पेमेंट ऑफ IGST एंड क्लेम रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी आपको रिफंड मिल जाता है, तो इन दोनों ही केसेस में रिफंड मिलता है, यानी कि ये करेक्ट है, ठीक है जी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा 145 का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 144 का हमने देख लिया था, 145 का भी 4 है, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट के केस में देखिए
आप IGST की पेमेंट करो, जितना आपने टैक्स पे करा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, या आप बॉन्ड भर के दे दो आपको, और आपके पास जितना भी अनयूटिलाइज ITC है वो आपको रिफंड के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों ही केसेस में रिफंड मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स, तो बहुत देर के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का देखिए क्वेश्चन आया है आखिर। इन केस ऑफ इफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टेरिटोरियल वाटर्स देन व्हाट विल कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखिए टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर अगर आपने सप्लाई करी है तो वहां से जो भी सबसे पास का कोस्टल स्टेट या कोस्टल यूनियन टेरिटरी आती है वो मानी जाती है सप्लायर की लोकेशन या प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, तो एक्चुअल लोकेशन टेरिटोरियल वाटर्स बिल्कुल गलत है, प्रिंसिपल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सप्लायर बिल्कुल गलत है, एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सप्लायर ऑफिस चॉइस बिल्कुल गलत है, कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट एप्रोप्रिएटेड बेसलाइन, बेसलाइन से सबसे पास का जो भी कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, मतलब जो भी तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा 146 का करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए सर बस एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्या वाकई ये है। हाँ जी सर, बिल्कुल वाकई आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है MCQ, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर इनवॉइस आपने 30 दिनों में इशू कर दिया है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, तो आपने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट, ठीक है जी, या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये तो है नहीं, ये और इन दोनों में से जो अर्लियर होगा, तो अर्लियर ऑफ फर्स्ट एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है 147 का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा। तो सर हमने यहाँ पर क्या बात पढ़ी थी कि सर डेट ऑफ पेमेंट, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, क्योंकि देखिए अब बात कर रहे हैं आप यहाँ पर सर्विस की, तो 60 डेज, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है जी, और इन दोनों में से जो भी डेट आपकी पहले आती है, तो डेट ऑफ पेमेंट एज कंसिडर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट। और डेट ऑफ पेमेंट की मैं बात करूं तो यहां पर देखिए अमाउंट आपकी कब किताबों में डेबिट हुआ या फिर आपने कब एंट्री करी है। ठीक है जी, विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस का कोई रेलेवेंस नहीं होता और अर्लियर 1 ऑफ 2 यहां पर रहेगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। तो 148 का भी 4th रहेगा। तो जी हाँ, 148 का भी सर 4th है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल सा लग रहा है सर, देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इज रुपीज 1 लाख। आपने 1 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड करी है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 5 अक्टूबर 2023। इनवॉइस जो बना वो 5 अक्टूबर 2023 को बना। एडवांस रिसीव किया गया था, देखिए एडवांस इज रिसीव्ड ₹25,000 ऑन 20 सितंबर 2023। 20 सितंबर को आपने 25,000 रुपए का एडवांस रिसीव किया और जो बैलेंस अमाउंट रिसीव किया है वो 7 अक्टूबर को किया गया है। 1 लाख रुपए के रिस्पेक्ट में बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो देखो गुड्स के केस में तो एडवांस टैक्सेबल होता नहीं है, लेकिन सर्विसेज के केस में एडवांस टैक्सेबल है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे रिवर्स चार्ज हो। और एडवांस, और बात करूं अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की, तो यहां पर ध्यान से देखना, आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी, देखिए इनवॉइस आपने कब इशू करा, 5 अक्टूबर को। ठीक है जी, तो यहां पर हम देखिए क्या देखते हैं, इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब एडवांस के केस में तो आप देखिए हमेशा ही आपका डेट ऑफ पेमेंट पहले आएगी, तो 25,000 रुपए के लिए आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 20 सितंबर रहेगा। बैलेंस 75,000 रुपए के लिए देखिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखना है कि सर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ इनवॉइस है 5 अक्टूबर और डेट ऑफ पेमेंट है 7 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर 7 अक्टूबर से पहले आती है, तो 75,000 रुपए के लिए 5 अक्टूबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो आइए चेक करते हैं। 5 अक्टूबर 2023 फॉर 1 लाख रुपए पूरी तरीके से गलत। 20 सितंबर 2023 फॉर 1 लाख पूरी तरीके से गलत। 20 सितंबर 2023 फॉर 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए के लिए कह रहे हैं कि 20 सितंबर है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और बैलेंस अमाउंट के लिए यानी कि 75,000 के लिए 5 अक्टूबर। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सर एडवांस के लिए तो 20 तारीख ही है, लेकिन बैलेंस के लिए 7 अक्टूबर है। तो 7 अक्टूबर को मिला है, लेकिन इनवॉइस की डेट आपको लेनी है क्योंकि वो पहले आ गई। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, तो आइए चेक कर लेते हैं 149 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 149, और देखिए 20 सितंबर 25,000 रुपए के लिए और 5 अक्टूबर 75,000 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस पहले है डेट ऑफ पेमेंट से बैलेंस पेमेंट के केस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, whether credit on imports should be availed based on receipt of documents और receipt of goods। आप जो क्रेडिट लेते हो, देखिए क्रेडिट ऑन इनपुट्स शुड बी अवेल्ड, आप ये किसके बेसिस पे लेते हो, रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रिसीट ऑफ
गुड्स के बेस पे। तो ऑप्शन देखिए है रिसीट ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, बोथ, आइदर रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिसीट ऑफ गुड्स। तो देखिए जो आपको क्रेडिट मिलता है वो आपको टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मिलता है, ठीक है जी, जो आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट्स की या लॉट्स की, तो वहां पर हमने देखा है कि जब लास्ट लॉट हमें मिल जाता है तब हम क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि गुड्स के रिसीव करने पर आपको आईटीसी मिलता है तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि लॉट्स के केस में तो पहला लॉट मिला तो आईटीसी मिलेगा नहीं। और अगर मैं कह दूं कि डॉक्यूमेंट के रिसीव पे मिला है तो लॉट्स के केस में भी देखिए डॉक्यूमेंट आपको मिल चुका है, आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहां पर कुछ केसेस में हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिलेगा, कुछ केसेस में रिसीट के बेसिस पे मिलेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि बोथ, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और आइए चेक कर लेते हैं आंसर भी। तो हमारे 150 क्वेश्चन का देखिए जी हाँ, बोथ और थर्ड वाला आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सप्लाई ऑफ गुड्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट इज ट्रीटेड एज अ डैश इन द हैंड्स ऑफ द सप्लायर। तो सर सप्लायर के हैंड पे हम क्या कहते हैं कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, डीम्ड टैक्सेबल सप्लाई, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी, जीरो रेटेड सप्लाई सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है जी। तो आइए चेक कर लेते हैं 151 का भी क्या थर्ड है। तो जी हाँ 151 का भी थर्ड है, जाहिर सी बात है सर, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ऑन सप्लाई ऑफ OIDAR सर्विसेज बाय अ पर्सन, OIDAR का मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम वीडियोस हो गया, ठीक है जी। जितनी भी ऑनलाइन आप किताबें वगैरह पढ़ते हो जहाँ पर सप्लायर और रिसिपेंट जो है फिजिकल इंटरफेस नहीं होता है, ऑनलाइन ही चीज़ें की जाती हैं। तो ऑन सप्लाई ऑफ OIDAR सर्विसेज बाय अ पर्सन लोकेटेड इन taxable territory to a non-taxable online recipient who is liable to pay GST in this case। यहां पर GST कौन पे करेगा, रिसिपेंट, सप्लायर, बोथ या नन? तो सर सप्लायर पे करता है, ठीक है जी। तो 152 का हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ देखिए सप्लायर ही पे करेगा, बहुत सिंपल सी जाहिर से बात है सर, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, बाकी तो गलत ही हो गए सारे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर इन टेरिटोरियल वाटर्स देन व्हाट विल बी द कंसीडर्ड एज लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो सर बिल्कुल वो पास का सबसे तटवर्ती राज्य या तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश ही माना जाता है बेस लाइन के, ठीक है जी। तो यहाँ पर 153 का मैं देख रहा हूँ बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, बाकी सारे गलत है, क्योंकि सेम इस तरीके का क्वेश्चन आपने अभी ऊपर देखा था जहां पर आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछी गई थी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर की लोकेशन दोनों के लिए सेम आंसर रहता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो 153 का फोर्थ हमारे हिसाब से आंसर है। तो सर चेक कर ले एक बार जरा। तो 153 का फोर्थ हमारे हिसाब से आंसर था, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए आपके सामने आ रहा है, द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज डैश फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन। जो बेस लाइन है वहां से कितना आपका एरिया जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो सर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो कहा जाता है, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं। उसके बाद आपका हाई सी आ जाता है जिसको इंटरनेशनल वाटर्स कहा जाता है, जिसपे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। तो 200 नॉटिकल माइल्स फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, ये सारी बातें गलत हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं 154 का आंसर। तो जी हाँ 154 का आंसर 200 नॉटिकल माइल्स है और हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है जी। तो ये थे देखिए आपके सारे GST वाले क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करे हैं। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ये कस्टम एक्ट के हैं, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो के अंदर इनको रिकॉर्ड करेंगे और वो आप तक लेकर आएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस तरीके के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।